नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। रविंद्र जैन का एक गाना आज भी बेहद मशहूर है। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। आज की स्टोरी तैयार करते हुए अचानक ही यह गीत मेरी जुबान पर आ गया। हालांकि शब्द बदल गए थे, मैं जो गुनगुना रहा था वह कुछ इस तरह था। एक रोटी एक पराठा, दोनों ने आटे को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक पर 18% जीएसटी और एक पर 5%। पराठे बनाने वाली कंपनी का कहना है कि रोटी और पराठा में ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों आटे से ही बनते हैं, इसलिए पराठा पर भी 5% ही जीएसटी लगना चाहिए। वहीं गुजरात की अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के अनुसार पराठा में 36 से 62% तक आटा होता है। इसके अलावा इनमें आलू, मूली, प्याज के साथ वेजिटेबल ऑयल और नमक भी होता है। इतना ही नहीं, रोटी को डायरेक्ट खाया जाता है और पराठा को खाने से पहले तवे पर सेकना पड़ता है। सीधे शब्दों में कहूँ तो अब सिर्फ पराठे में घी नहीं लगेंगे, बल्कि जीएसटी भी लगेगी। साल 2020 में कर्नाटक में भी कुछ ऐसा ही फैसला लिया गया था। तब कर्नाटक की एडवांस रूलिंग्स अथॉरिटी ने फैसला दिया था कि पराठा पर 18% की दर से जीएसटी दर लगेगा, जबकि रोटी पर 5% जीएसटी दर लागू है। प्रख्यात उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने इस खबर पर तब चुटकी लेते हुए ट्वीट किया था कि आमतौर पर लोग खान पान में रोटी और पराठा को अलग नहीं समझते, लेकिन जीएसटी की दुनिया में दोनों एक समान नहीं। तो क्या अब पराठा के शौकीनों को इसका लुत्फ उठाने के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी होगी? इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी बात आज के कार्यक्रम में, जिसका नाम है मसला क्या है। जीएसटी को लागू किए हुए 5 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन कई वस्तुओं को स्लैब में डालने को लेकर अब भी विवाद जारी है। गुजरात में करीब 20 महीने से रोटी और पराठा के जीएसटी स्लैब को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन अब इस पर फाइनल फैसला आ गया है, जिसके मुताबिक वाडीलाल के फ्रोजन पराठे पर 18% जीएसटी लगेगा, जबकि रोटी पर 5% जीएसटी। आपको पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं। काफी लंबे समय से अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग और रेडी टू ईट प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी वाडीलाल के बीच यह बहस चल रही थी कि पराठा को रोटी के साथ रखें या अलग, जिसके बाद अथॉरिटी ने यह तर्क दिया कि रोटी और पराठा में काफी अंतर है। पराठा में 36 से 62% तक आटा होता है। इसके अलावा इनमें आलू, मूली, प्याज के साथ वेजिटेबल ऑयल और नमक भी होता है। इतना ही नहीं, रोटी को डायरेक्ट खाया जाता है और पराठा को खाने से पहले तवे पर सेकना पड़ता है, इसलिए रोटी पर 5% जबकि पराठा पर 18% जीएसटी लगेगा। वहीं कंपनी का तर्क है कि रोटी और पराठा दोनों आटे से बनते हैं। पराठा और रोटी बनाने की प्रक्रिया भी एक समान है। इसके अलावा उनके इस्तेमाल और उपभोग का तरीका भी एक जैसा ही है। लेकिन कंपनी की इस दलील को अथॉरिटी ने खारिज करते हुए कहा कि पराठा पर 18% जीएसटी ही लगेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अहमदाबाद की कंपनी वाडीलाल इंडस्ट्रीज की अपील पर यह फैसला आया है। इससे पहले अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स की अहमदाबाद बेंच ने भी फ्रोजन पराठे पर 18% जीएसटी लगाने की व्यवस्था दी थी। वाडीलाल इंडस्ट्रीज ने इस फैसले के खिलाफ अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में अपील की थी, लेकिन अपीलेट अथॉरिटी ने पहले के फैसले को सही ठहराते हुए उसे बरकरार रखा है। हालांकि इस व्यवसाय से जुड़ी अन्य कंपनियां भी पराठा पर अधिक जीएसटी लगाने का विरोध कर रही हैं। इससे पहले जून 2020 में कर्नाटक की एडवांस रूलिंग्स अथॉरिटी ने फैसला दिया था कि केरल के मालाबार पराठे पर 18% की दर से जीएसटी दर लगेगा, जबकि रोटी पर 5% जीएसटी दर लागू है। सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर काफी ट्रोल भी किया गया। वहीं 2018 में महाराष्ट्र की अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने कहा था कि देश में रोटी या चपाती को अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका नाम बदल जाने से इस पर जीएसटी अलग अलग दरें नहीं लगा सकते। सोशल मीडिया पर एक बार फिर से इस खबर को लेकर लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। दीपक कुमार नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, लगता है मानव इतिहास की सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री निर्मला सीतारमण जी दिल्ली की मशहूर पराठा गली में घुस कर आई हैं। वैसे केंद्रीय मंत्री भी सब्जी खरीदती हैं, सब्जी पर जीएसटी कब तक लगाया जाएगा? गरीब नवाज नाम के एक अन्य यूजर ने कहा,
घी लगाकर पराठे बहुत खा ली, अब जीएसटी लगाकर खाओ। एक अन्य यूजर ने कहा, आप देश हित में पराठे पर भी जीएसटी दे सकते हैं। आशा करता हूं कि जल्द ही आप और हम चटनी और अचार पर भी जीएसटी दे पाएं, जिससे देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। एक अन्य यूजर ने कहा, यह गलत है, सिर्फ पराठे पर जीएसटी लगाई, चटनी और अचार पर क्यों नहीं? इसके लिए तो भूख हड़ताल करनी चाहिए। एक अन्य यूजर ने लिखा कि पराठा खा खाकर सब XXL हो रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लेना पड़ा। एक ने लिखा कि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, क्योंकि रोटी पर 5% और पराठे पर 18% जीएसटी है। वैसे पराठा स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी नहीं होता। अब दूसरी बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव की घोषणा कर दी है। हिमाचल में एक चरण में चुनाव होने हैं। घोषणा के मुताबिक 12 नवंबर को विधानसभा की सभी 68 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि चुनाव नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। हालांकि गुजरात में भी चुनाव होने वाले हैं, लेकिन फिलहाल आयोग ने इसकी घोषणा नहीं की है। लास्ट डेट फॉर नॉमिनेशन वुड बी 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th, and date of poll 12th November, and date of counting 8th December, and the entire process is completed by 10th of December. हिमाचल विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 8 जनवरी को खत्म होना है। यहाँ की कुल 68 सीटों में 20 सीटें आरक्षित हैं, 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए। फिलहाल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के पास कुल 44 सीटें हैं तो कांग्रेस के पास 21। वहीं एक सीट पर सीपीएम और 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन वह खुद ही चुनाव हार गए, जिसके बाद बीजेपी हाईकमान ने जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया। दरअसल धूमल की पारंपरिक सीट हमीरपुर रही है, लेकिन हाईकमान के कहने पर वह सुजानपुर से चुनाव लड़े और सीट गंवा बैठे। 2022 विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ही सीएम उम्मीदवार माना जा रहा है, लेकिन अगर 2017 की तरह फिर कोई उलटफेर हुआ तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी सीएम बन सकते हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से सीएम उम्मीदवार की रेस में कई चेहरे माने जा रहे हैं। इनमें कौल सिंह ठाकुर, सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, रामलाल ठाकुर, आशा कुमारी नाम प्रमुख हैं। कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह है कि पिछले साल 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को हार मिली थी। इसके साथ ही प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का भी असर रह सकता है। इसके अलावा हिमाचल के कर्मचारियों की समस्या, महंगाई, बेरोजगारी और पुलिस पेपर लीक मामला, कई ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के लिए इस बार मुश्किल पैदा कर सकती हैं। यही वजह है कि चुनाव घोषणा से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल में ताबड़तोड़ जनसभाएं शुरू कर दी हैं। हिमाचल के इतिहास में भी ऐसा पहली बार ही हुआ है। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी रैली की जिम्मेदारी संभालेंगी। वहीं अगर गुजरात की बात करें तो यहाँ 18 फरवरी को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। यहाँ विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं, जिनमें 40 सीटें आरक्षित हैं, 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 27 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए। यहाँ पर पिछले 25 सालों से बीजेपी सत्ता में है। पिछले चुनाव में भी 99 सीटों के साथ बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल करने में कामयाब रही थी, जबकि कांग्रेस को 77 सीटें, 2 सीटें भारतीय ट्राइबल पार्टी की, 1 सीट एनसीपी की और 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। यहाँ बीजेपी के लिए अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों गुजरात से आते हैं। हालांकि रोजगार और किसान के मुद्दे को लेकर पार्टी बैकफुट पर है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 25 सालों की एंटी इनकम्बेंसी प्रदेश की बीजेपी सरकार पर भारी पड़ेगी या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की सभी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए एडिटर जी हिंदी के साथ। नमस्कार।